आज हम शुरू करेंगे संचार। लेसन का नाम क्या है जो लेसन पढ़ रहे हैं? परिवहन, संचार और व्यापार। तो इसमें हमने परिवहन कल कंप्लीट कर लिया, वायु मार्ग को कंप्लीट करते ही परिवहन कंप्लीट हो गया था। उसके बाद संचार की बारी आ गई है। संचार को अंग्रेजी में बोलते हैं कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ऐसे पढ़ते हैं। संचार मतलब कम्युनिकेशन, तो इसे हमें पढ़ना है, संचार को पढ़ना है। संचार का मतलब कम्युनिकेशन, जो हम बातचीत करते हैं वह चाहे पास वाले से भी करते हैं, चाहे दूर वाले से भी करते हैं। तो संचार के जो प्रमुख साधन है, आप जानते हैं कौन कौन से प्रमुख साधन है अभी हमारे देश में संचार के? आपको ध्यान है, बताइए संचार के प्रमुख साधन क्या क्या हो सकते हैं? संचार का साधन मोबाइल है, और क्या है? इंटरनेट है, और क्या है? हाँ, रेडियो है, टेलीविजन है, और क्या हो सकता है? पोस्ट ऑफिस है ना, पोस्टल सर्विसेज मतलब डाक सेवा है ना, उसे भी तो चिट्ठी भेजते हैं आप, कुरियर भेजते हैं, बहुत सारा चीज करते हैं ना आप। पोस्टल सर्विसेज। और क्या हो सकता है संचार का साधन? सिनेमा से हम सीखते हैं कि दूसरी जगह पे क्या क्या चल रहा है। यह भी साधन है। तो संचार के बहुत सारे साधन है, आप देख रहे हैं, है ना। एक छोड़ रहे हैं हम लोग, टेलीफोन, मोबाइल तो है ही, टेलीफोन भी है ना। तो यह सब संचार के साधन हैं, आप जानते हैं। आप देखिए जो साधन दिख रहा है ना, न्यूज़पेपर है ना, समाचार पत्र, यह भी संचार का साधन है ना, न्यूज़पेपर। तो संचार के साधन जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप में कौन कौन से? टेलीफोन इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है ना, टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल, 2 बार सही का मार्क मारा हूं, यह सब इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है। सिनेमा, तो जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मीडिया मतलब माध्यम, साधन, ठीक है। और जैसे कि न्यूज़पेपर है और पोस्टल सर्विसेज है, यह सब इलेक्ट्रॉनिक रूप में नहीं होता है, प्रिंट रूप में होता है, इसे बोलते हैं प्रिंट मीडिया। तो जो संचार के साधन हैं, ये आपने देख लिया कौन कौन से हैं, मतलब किन किन साधनों से हम बातचीत करते हैं या सुनते हैं, दूसरों की बात समझते हैं, अपनी बात बताते हैं, यह सब साधन कहलाते हैं। तो इनका 2 वर्गीकरण किया गया है। जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हिंदी में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। और जो प्रिंट के रूप में होते हैं, जिसका प्रिंट करते हैं किताब जैसा, उसे कहते हैं प्रिंट मीडिया, और इसे हिंदी में बोलते हैं मुद्रण माध्यम। प्रिंट मतलब मुद्रण माध्यम। तो इस तरह से संचार के मुख्य साधन तो 2 ही हैं, मुद्रण माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। लेकिन अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो यह सब भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों या तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आएंगे या प्रिंट मीडिया में आएंगे, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि संचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, और इनका वर्गीकरण अगर करेंगे तो एक होगा मुद्रण माध्यम, दूसरा होगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। क्लियर है सबको? तो अभी जो संचार के साधन है, इसका महत्व क्या है? महत्व मतलब उपयोग क्या है, क्यों करते हैं, क्यों यूज करते हैं? आपको बताऊं, जो आपका चैप्टर है परिवहन, संचार और व्यापार, तो परिवहन तो पढ़ लिया, परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण संचार है। परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण है संचार। आप इसका महत्व समझ सकते हैं कि बिना संचार का परिवहन तो होगा ही नहीं ना। एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे तो कोई बताएगा नहीं कि भेजना है, तो भेजेंगे कैसे? सपोज कि आप कोई सामान पटना से भेजना है आपको दिल्ली, तो दिल्ली से सूचना मिलेगी ना कि मुझे 10 टन भेज दो,
10 टन आप मुझे कोई पार्टिकुलर सामान भेज दो, तो जब सूचना मिलेगी संचार के माध्यम से तभी तो आप परिवहन का प्रयोग करेंगे। इसलिए संचार का जो माध्यम होता है, अधिक महत्वपूर्ण होता है परिवहन से। संचार एक आधारभूत आवश्यकता है। संचार एक आधारभूत आवश्यकता है। आप एक मूवी का नाम सुने हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, सुने हैं ना? हाँ, तो ये रोटी, कपड़ा और मकान क्या है? आधारभूत आधारभूत आवश्यकता है। वैसे ही अभी नए ज़माने में संचार भी एक आधारभूत आवश्यकता है। जैसे अभी कोरोना के समय में आपने देखा कि संचार के माध्यम से ही आपने सीखा कि इससे बचने के लिए क्या करना है, वैक्सीन लगाना है, कुछ भ्रांतियाँ थी वो भी दूर हो गई, है ना? हमारा देश कितना आगे बढ़ गया है, कैसे कंट्रोल किया है। तो यह एक आधारभूत आवश्यकता है, अगर संचार न रहे तो जिस तरह से रोटी, कपड़ा, मकान के बिना हम नहीं रह सकते हैं, संचार के बिना रहना मुश्किल हो गया है। तो यह एक आधारभूत आवश्यकता है। तो 2 महत्व पढ़ लिया, परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण है, एक में पढ़ा, और दूसरा में यह एक आधारभूत आवश्यकता है। तीसरा है कि इसके माध्यम से हमें विविध जानकारियाँ मिलती है। इसके माध्यम से हमें अनेक तरह की जानकारियाँ मिलती हैं। इसलिए संचार के साधन महत्वपूर्ण है या संचार महत्वपूर्ण है। चौथा इसका महत्व है कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है, हमारे अर्थव्यवस्था का भी विकास होता है इसी माध्यम के कारण से। देखिए ना कैसे विकास होता है। जो हम माध्यम अपना रहे हैं पढ़ने का, यह भी एक संचार का माध्यम है, और इस तरह से आप पढ़ाई-लिखाई करके एक अच्छा नागरिक बनेंगे। अच्छा नागरिक बनेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार करने का योगदान करेंगे। तो अर्थव्यवस्था का विकास होता है संचार के माध्यम से, और भी अनेक बातें हैं जहाँ समझाया जा सकता है कि अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होता है। जैसे ये बताया ही कि सामान पटना से दिल्ली भेजना है, तो संचार के माध्यम से सूचना मिलेगी कि सामान भेजना है, कितना भेजना है, कौन-सा भेजना है, तो अर्थव्यवस्था का विकास होगा। 5वां महत्व है संचार का कि इससे सांस्कृतिक एकता आती है। सांस्कृतिक एकता आती है इस माध्यम से। देखिए, भाषा क्या है? भाषा हमारी संस्कृति का अंग है ना? भाषा, वेशभूषा, वेशभूषा मतलब हम जो पहनते हैं, यह भी हमारी संस्कृति का अंग है। तो जब हम कोई सिनेमा देखते हैं, तो वहाँ पे अधिक इंग्लिश बोलता है, चाहे दूसरे जगह का मराठी भाषा का प्रयोग करता है कुछ, वो हम सीखते हैं। जब और फिर वहाँ के लोग जैसा पहनते हैं मूवी में, वह सब भी हम पहनना भी सीखते हैं। मतलब हमारी संस्कृति जो मतलब अपने पार्टिकुलर क्षेत्र की है, वह ना होकर एक जैसी लगने लगती है। हम भी जैसा दूसरे पहनते हैं वैसा पहनने लगते हैं, जैसा दूसरे बोलते हैं वैसा बोलने लगते हैं। हम खाली भोजपुरी जानते थे, अभी हम सब अंग्रेजी भी जान रहे हैं। कैसे जान रहे हैं? बिकॉज़ ऑफ दिस कम्युनिकेशन, संचार के कारण से। तो संचार का महत्व हो गया 5। एक, इसका महत्व परिवहन से भी अधिक है। परिवहन से भी अधिक है संचार का महत्व। दूसरा, आधारभूत आवश्यकता है। तीसरा, विविध जानकारियाँ मिलती है। चौथा, अर्थव्यवस्था का विकास होता है। 5वां, राष्ट्रीय एकता बढ़ती है इससे। एनीबॉडी एनी डाउट? कुछ कहेंगे आप लोग? ठीक है, बताइए कि संचार का क्या महत्व है? बताइए आप लोग, क्या-क्या बताया हमने संचार का महत्व? संचार का महत्व परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण होता है और ये आधारभूत आवश्यकता होता है और जानकारियाँ मिलती है क्या बात है! और आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छा बोला आपने। ऐसे ही मैं क्या किया हूँ, आपकी किताब को ही ना मैं सामान्य भाषा में अलग-अलग छाँट दिया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बहुत है समझा आपने। अभी जनसंचार, एक शब्द है जनसंचार। आप ये आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे संचार लिखा हुआ है। पता है आपको, कम्युनिकेशन, है ना? और जनसंचार का मास कम्युनिकेशन। तो जब मास कम्युनिकेशन कहा जाएगा तो आपको समझ में आएगा नहीं, इसलिए मैंने जनसंचार का अंग्रेजी मास कम्युनिकेशन लिख दिया है।
ताकि आपको आगे भी जब कोई मास कम्युनिकेशन कहेगा ना तो समझ में आएगा जनसंचार ही होता है, राइट। मास मतलब जन, है ना। जन मतलब लोग, आप जानते हैं। तो लोगों के संचार का जो माध्यम है उसे क्या कहते हैं? मास कम्युनिकेशन, है ना। लोगों के संचार के माध्यम को क्या कहेंगे? मास कम्युनिकेशन। जो आपने यहाँ पे पढ़ा अभी, संचार के साधन मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन, पोस्टल सर्विसेज, सिनेमा, टेलीफोन, न्यूज़पेपर और भी बहुत कुछ। हाँ, ये लोगों के संचार का माध्यम नहीं है ना। संचार के साधन को ही कहते हैं जनसंचार। क्या कहते हैं? जनसंचार। समझ गए? समझ गए क्या? आवाज जा रही है मेरी? जनसंचार मतलब, अब इसका टेक्निकल मीनिंग बताता हूं आपको। देखिए, जब संचार के साधन का प्रयोग हम व्यक्तिगत व्यक्तिगत लाभ के लिए करेंगे, जब व्यक्तिगत लाभ के लिए करेंगे मतलब अपने अपने लाभ के लिए करेंगे हम संचार के साधन का प्रयोग, तब कहेंगे कि यह जनसंचार है। व्यक्तिगत ही छोड़ दीजिए, पूरा समूह के लिए, समुदाय के लाभ के लिए भी करेंगे तो हम कहेंगे यह जन संचार। जैसे कि बताया, कोरोना का ही बताया हमने, समुदाय कोरोना का ही बताया। उसमें आया, हमेशा रेडियो में बोलता है हर जगह कि आप हाथ धोइए, सैनिटाइज करिए, है ना, मास्क पहने रहिए। ये सब क्या है? मास कम्युनिकेशन का माध्यम है, तभी तो हमें पता चला ना। तो जब कम्युनिकेशन का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए चाहे समुदाय के लाभ के लिए होता है तो कहते हैं कि वह कम्युनिकेशन जन संचार है, मास कम्युनिकेशन है। क्लियर हुआ क्या? यस सर। और जन संचार के दो बृहत माध्यम हैं। दो बृहत कौन कौन सा आपने देख लिया, ऐसे वहां पे संचार के माध्यम में ही लिखा था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरा कौन सा था? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, और प्रिंट मीडिया मतलब मुद्रण माध्यम, जो छापते हैं प्रिंटिंग प्रेस में, वहीं से प्रिंट आया है। तो जैसे समाचार पत्र हो गया, चाहे आपने देखा कि पोस्ट ऑफिस की बातें हैं जो छापकर मिलती हैं, लिखकर मिलती हैं, उसे कहते हैं प्रिंट मीडिया। तो जनसंचार के बृहत दो साधन हैं, एक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरा है प्रिंट मीडिया। आप सब देखिए, जितने भी यहाँ पे साधन थे, इन सबको दो भागों में बांट दिया था। मतलब जितना हमने पढ़ा साधन, सबका सब जनसंचार के ही माध्यम है। तो कम्युनिकेशन कहिए चाहे मास कम्युनिकेशन कहिए, कोई खास अंतर नहीं है। लेकिन डेफिनेशन बोलेगा तो कहिएगा कि जब कम्युनिकेशन का प्रयोग, जब संचार का प्रयोग व्यक्तिगत या समुदाय के लाभ के लिए करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो संचार जो हम पढ़ रहे हैं, संचार की भूमिका हमने खत्म कर दिया। संचार के माध्यम कौन कौन से हैं? मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन, पोस्टल सर्विसेज, सिनेमा, हाँ, टेलीफोन, न्यूज़पेपर। अब इनके बारे में सबके तो नहीं, लेकिन बहुत के बारे में एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। कब ये बना और अभी क्या स्थिति है, क्या इसका फायदा करके हम पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले पढ़ेंगे डाक सेवा। डाक सेवा को बोलते हैं अंग्रेजी में पोस्टल सर्विसेज। जो पोस्टमैन आपके दरवाजे पे आकर देते हैं, चिट्ठियां देते हैं, आज भी देते हैं, है ना। तो डाक सेवा है पहला बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है संचार का। और यह ना डाक सेवा है, यह अभी 4.75 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। ये जो डाक सेवा है, यह 4.75 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। तो ये बहुत बड़ा साधन है रोजगार की दृष्टि से भी। समझ सकते हैं कितने लोग लगे हुए भी हैं इसमें। तो हम डाक सेवा का पहले विवरण पढ़ लेते हैं, मतलब इसके बारे में विशेष बातें पढ़ते हैं जो प्रायः ऑब्जेक्टिव में आया करते हैं। देखिए, डाक सेवा जो हमारे यहाँ ना, आप जानते हैं हमारे यहाँ हर जगह पोस्ट ऑफिस है, और पोस्ट ऑफिस गाँव और शहरों में दोनों जगह है।
जितने पोस्ट ऑफिस गांव में है वह है 89.84%, मतलब लगभग 90% पोस्ट ऑफिस गांव में ही है। ठीक है, कितना 89.84% पोस्ट ऑफिस गांव में है, बाकी पोस्ट ऑफिस शहर में है। तो ये जो पोस्टल सेवा है गांव में अधिक चलता है। हम पढ़ रहे हैं डाक सेवा का विवरण। तो बहुत सारे पोस्ट ऑफिस हैं हमारे देश में, बहुत सारे, और एक तरह से कहें तो 1.54 लाख पोस्ट ऑफिस हैं हमारे देश में। 1.54 लाख, राइट, इतने पोस्ट ऑफिस हैं। तो इतने पोस्ट ऑफिस हैं, देख लिया, इसमें से 89.84% है हमारे गांव में, और पूरे मिलकर 100% जो है सब मिलकर रोजगार प्रदान करते हैं 4.75 लाख लोगों का। इसका मतलब क्या है बताऊं आपको, कि हम पोस्ट ऑफिस के नेटवर्क में विश्व में दूसरे नंबर पर और एशिया में 1 नंबर पर हैं। विश्व में दूसरे नंबर पर और एशिया में 1 नंबर पर है। किसमें? डाक सेवा के नेटवर्क में। नेटवर्क मतलब जो फैलाव है हमारा डाक सेवा का, उसमें हम विश्व में दूसरे नंबर पर और एशिया में 1 नंबर पर है। हम पढ़ रहे हैं डाक सेवा का विवरण। आपने इतनी बातें तो समझ में आ गया होगा। अभी थोड़ी इतिहास में जाते हैं। इतिहास में जाते हैं तो लॉर्ड क्लाइव का नाम सुना होगा आपने। लॉर्ड क्लाइव ने 1776 में 1766 में 1766 में 76 नहीं 66 में पहली बार डाक सेवा का प्रयोग किया है। डाक सेवा का प्रारंभ किया किसने? लॉर्ड क्लाइव ने। समय क्या है? समय है लॉर्ड, समय क्लाइव, आधा को क्लाइव, समय है 1766। उसके बाद प्रधान डाकघर का निर्माण शुरू हुआ। प्रधान डाकघर मतलब जो डाकघर होते हैं उसे मेन पोस्ट ऑफिस कहते हैं। मेन पोस्ट ऑफिस का निर्माण शुरू हुआ। 3 मेन पोस्ट ऑफिस बने। जो पहला मेन पोस्ट ऑफिस बना, कहाँ बना होगा? उस वक्त तो कोलकाता में थे ना अंग्रेज, कोलकाता में। कोलकाता के बाद दूसरा बन गया मद्रास में और तीसरा बना मुंबई में। 3 मेन पोस्ट ऑफिस बने। कोलकाता में जो मेन पोस्ट ऑफिस बना, इसे वारेन हेस्टिंग्स ने बनवाया था। वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, यह गवर्नर जनरल है, बनवाया था। और यह समय है 1774 का। जो दूसरा बना था मद्रास में, वह बना था 1786 में, और तीसरा मुंबई में बना था, वह बना था 1793 में। थोड़ा इतिहास में गए। सबसे पहले डाक सेवा का प्रारंभ किसने किया? लॉर्ड क्लाइव ने 1766 में। और 3 प्रधान डाकघर बनाया गया। समय दिया हुआ याद ना रहे तो कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा थोड़ा। अभी क्या किया सरकार ने? इन तीनों को एक बना दिया। इन तीनों को एक बनाकर भारतीय डाक विभाग की स्थापना की। नाम है भारतीय, कितना टाइम हुआ? कोई बात नहीं, 731। ठीक है, भारतीय डाक विभाग। इन तीनों को मिलाकर भारतीय डाक विभाग की स्थापना की गई। समय है नहीं, इन तीनों का एकीकरण किया गया। रुक जाइए, अभी ये नहीं, इन तीनों का एकीकरण किया गया। एकीकरण एक कर दिया गया। समय है इसका 1954 में, नहीं 1937 में, एक्चुअली टाइम हो गया ना, 1937 में इन तीनों का एकीकरण कर दिया। 3 प्रधान डाकघर थे, इनको एक बना दिया गया, मेन डाकघर, प्रधान डाकघर, ठीक है। और भारतीय डाक सेवा की स्थापना हुई इसके बाद। भारतीय डाक सेवा, इंडियन पोस्टल सर्विसेज इंग्लिश में बोलते हैं। यह स्थापना हुई 1 अगस्त 1954 को। तो इस तरह से आपने देखा डाक सेवा का विवरण। फिर से आपके साथ में करता हूं, आप लोग बोलते रहिएगा कि डाक सेवा कितने लोगों को रोजगार देता है?
ठीक है, ठीक है। जितना भी डाकघर है उसमें गाँव में कितना परसेंट, 4.75 लाख लोगों को दिया है। जितना भी डाकघर है उसमें कितना परसेंट गाँव में है? 89.9 और हमारे देश में कुल डाकघरों की संख्या कितनी है अभी? 1.54 लाख। 1.54 लाख, 1,54,000। डाक सेवा के नेटवर्क में विश्व में दूसरे स्थान पर और एशिया में पहले स्थान पर हम आते हैं। डाक सेवा का प्रारंभ किया था लॉर्ड क्लाइव ने 1766 में। उसके बाद भारतीय डाक सेवा की स्थापना हुई 1 अगस्त 1954 को। इसको मत भूलिएगा जो घेर रहा हूं। भारतीय डाक सेवा की स्थापना हुई 1 अगस्त 1954 को। बाकी प्रधान डाकघर खुले हैं। वारेन हेस्टिंग्स ने खुलवाया है 1774 में, मद्रास में खुला है 1784 में, मुंबई में खुला है 1793 में। इन तीनों को मिलाकर एक बना देगा 1937 में। तो इतना ही है डाक सेवा का विवरण।